नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में ही बनेंगे हमारे लड़ाकू विमानों के इंजन, जीई और एचएएल के बीच समझौता हुआ। मोदी बाइडेन ड्रोन सौदे का ऐलान भी करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के बीच फाइटर प्लेन F414 के इंजन बनाने का समझौता हो गया है। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले जीआई ने सप्लाई करती थी। जीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय हुए इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। उधर दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई ने व्हाइट हाउस के हवाले से जानकारी दी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साझा बयान में भारत को हथियारबंद ड्रोन बेचे जाने का ऐलान होगा। जीई ने बताया कि डील से दोनों देशों को इकोनॉमिक और सुरक्षा से जुड़े फायदे होंगे। जीई और एचएएल के बीच हुई डील भारतीय एयरफोर्स के हल्के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोग्राम MK2 में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच कई समझौते होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी दलों की बैठक में बसपा को न्योता नहीं, केसी त्यागी ने बताई वजह। मायावती बोली ये लोग गंभीर नहीं। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी दलों की एकता को लेकर तंज कसा है। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक से पहले मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई यह बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलते रहिए की कहावत को चरितार्थ करती है। बसपा अध्यक्ष मायावती को इस बैठक में न्योता नहीं दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने सिर्फ उन दलों को आमंत्रित किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। त्यागी ने कहा कि बसपा कह रही कि वह गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसे में हम अपना निमंत्रण क्यों बर्बाद करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पटना की बैठक पर प्रशांत किशोर का भी तंज। बोले चाय पीने और पीसी करने से विपक्षी एकता होती तो 20 साल पहले ही हो जाती। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी सहित लगभग 18 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इसको लेकर खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। इस तरह की सियासी गुणागणित पर अपनी बेबाक राय रखने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी मीटिंग को लेकर तंज कसा है। पीके ने कहा है कि आज नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। आज से 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, भी इसी भूमिका में थे। वे भूमिका में आज नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उस समय बहुमत की सरकार चला रहे थे, जबकि नीतीश कुमार तो 42 विधायकों के साथ आज लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उस दौर में पूरे देश का दौरा करके विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में उनके सांसद घटकर 3 हो गए, सिर्फ 23 विधायक जीते और वह प्रदेश की सत्ता से ही बाहर हो गए। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार का खुद का ठिकाना नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फास्टैग से दुगनी हुई सरकार की कमाई। 5 साल में टोल कलेक्शन 22,820 करोड़ रुपए बढ़ा, 50,855 करोड़ पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, इस साल यानी कि 6 महीनों में 19 जून तक सरकार को फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 2021 से 2022 के बीच फास्टैग से हुई कमाई में 46% का इजाफा हुआ। ये 34,778 करोड़ से बढ़कर 50,855 करोड़ पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों, बीते 5 साल यानी कि 2017 से 22 के बीच फास्टैग कलेक्शन दुगने से ज्यादा बढ़ा है। यह 22,820 करोड़ से बढ़कर 50,855 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2021 में फास्टैग कंपलसरी हो गया था, इसलिए कलेक्शन में यह ग्रोथ देखी गई है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के अनुसार मई 2023 तक देश में कुल 7.06 करोड़ व्हीकल्स पर फास्टैग थे। 2019 के बाद से फास्टैग में तेजी देखने को मिली है। 2019 में देश में सिर्फ 1.70 करोड़ गाड़ियों पर ही फास्टैग था, यानी कि इनमें 300% की ज्यादा ग्रोथ हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टाइटन पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका, सर्च जारी रहेगा, फ्रांस समुद्र में उतारेगा रोबोट। जी हां दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी का चौथे दिन भी कुछ पता नहीं चला। आशंका है कि गुरुवार शाम 5:30 बजे इसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। इसमें 5 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम में शामिल ऑफिसर्स ने बताया कि पनडुब्बी का सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन में 10 और जहाज और कुछ सबमरीन्स भी उतारे
उतारी गई हैं। इनके अलावा फ्रांस अपना अंडर वाटर रोबोट भी समुद्र में उतारेगा। ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन ने कहा कि हमें नहीं पता है कि वो लोग कहां हैं। बुधवार को टाइटैनिक के मलबे के पास से रिकॉर्ड हुई आवाजों के आधार पर सर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिकी स्टेट कनेक्टिविटी से दुगने बड़े क्षेत्र में इसे ढूंढा जा रहा है। कनेक्टिकट का क्षेत्रफल 13,023 स्क्वायर किलोमीटर है। राइटर्स के मुताबिक यह पनडुब्बी भारतीय समय अनुसार रविवार शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण केस, एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर। 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप, विनेश बजरंग और साक्षी ने अमेरिका जाने की मंजूरी मांगी। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस कोर्ट में 27 जून को सुनवाई होगी। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या पॉस्को के लिए कैंसिलेशन एप्लीकेशन अलग से दाखिल की है। इस पर SHO उपेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने यह केस एमपी एमएलए अदालत में ट्रांसफर कर दिया। वहीं दोस्तों ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान और संगीता फोगाट ने खेल मंत्रालय से अमेरिका जाने की परमिशन मांगी है। उनका कहना है कि वे मिशिगन में एशियाई खेलों के ट्रायल की तैयारी करना चाहते हैं। खेल मंत्रालय ने इसे मिशन ओलंपिक सेल को भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शांत रहने वाले टीम इंडिया के कोच का भड़काऊ ट्वीट, खिलाड़ियों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुषों की टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक ने पाकिस्तान के खिलाफ यहां सेफ चैंपियनशिप के पहले मैच में टीम की 4-0 की जीत के दौरान अपनी हरकत का जवाब देते हुए कहा कि अन्यायपूर्ण फैसलों के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए वह फिर ऐसा करेंगे। बुधवार को श्री कांतिरवा स्टेडियम में विरोधी खिलाड़ियों को जानबूझकर रोकने के लिए स्टिमक को लाल कार्ड दिखाया गया था। स्टिमक ने ट्वीट किया कि फुटबॉल जुनून से जुड़ा है, विशेषकर तब जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। आप कल के मेरे काम के लिए मेरे से नफरत या प्यार कर सकते हो, लेकिन मैं एक योद्धा हूं और अगर मैदान पर अनुचित फैसलों के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों को बचाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर ऐसा करूंगा। दरअसल दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में फुटबॉल मैच खेला गया था जिसमें भारत की जीत हुई। इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में विवाद हो गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की खुशखबरी, आरामदायक हो जाएगा सफर। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खास सर्विस की शुरुआत की है। अगर आप जनरल बोगी में सफर करते हैं तो आपके लिए यह खास ऐलान किया गया है, खासकर जो लंबी दूरी के लिए सफर करते हैं। इस सुविधा से यात्रियों का सफर आरामदायक हो जाएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय रेलवे की ओर से सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आगे और पीछे लगे सामान्य कैटेगरी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। शुरुआत में सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को सभी स्टॉपेज पर अनरिजर्व्ड कोच के पास सस्ता भोजन, पीने का पानी और वेडिंग ट्रॉलियों की उपलब्धता की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड पर सफाई और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोचों की सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को नियमित अंतराल पर तैनात किया जाएगा। ट्रेन मैनेजमेंट को रास्ते में वाटरिंग स्टेशनों पर अनरिजर्व्ड कोचों के शौचालयों में पानी भरने की योजना बनानी होगी। पेयजल बूथ भी लगाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव की बेटी पुरुष बनेगी, सुचेतना बोली, लिंग चेंज कराने के बाद लोग मुझे सुचेतन नाम से जानेंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना भट्टाचार्य लिंग चेंज कराएगी। इसके लिए वे लिंग रिसाइनमेंट सर्जरी करवाएंगी। पिछले दिनों एक भाषण के दौरान सुचेतना ने खुद को ट्रांस मैन घोषित किया और कहा कि सर्जरी के बाद वो सुचेतन के तौर पर जानी जाएंगी। LGBTQ कार्यकर्ता सुप्रवार राय ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर बताया कि सुचेतना एक ट्रांस वुमेन है। सुचेतना ने भी इन खबरों को सही बताया और कहा कि लड़की से ट्रांस मैन बनने का उनका फैसला निजी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परिवार अपनी पहचान छुपाता है। उन्होंने कहा कि ट्रांस मैन बनने की दिशा में जो भी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं होंगी उसे वो सर्जरी से पूरा कर लेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.75 अरब डॉलर की लागत से गुजरात में माइक्रोन बनाएगी सेमीकंडक्टर, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में नया सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने का ऐलान किया है, जिस पर 2.75 मिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। माइक्रोन का भारत में यह पहला निवेश होगा। इस प्लांट को लगाने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी 825 मिलियन डॉलर निवेश करेगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि भारत सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग की बदौलत इस
चिप फैसिलिटी को लगाने के लिए कुल 2.75 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिसमें 50% भारत सरकार, 20% गुजरात सरकार की भी निवेश करेगी। कंपनी ने बताया कि इस नए प्लांट के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2023 में ही शुरू हो जाएगी और 2024 के आखिर तक प्लांट से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इस चिप प्लांट के दूसरे फेज पर काम इस दशक के दूसरे मध्य में शुरू किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने कहा कि दोनों ही फेज के जरिए 5000 सीधे प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, जबकि 15,000 लोगों को अगले कई सालों तक परोक्ष रोजगार मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम के बीच पटना पहुंचे केजरीवाल, पटना साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, साथ में पंजाब सीएम भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा भी। जी हां दोस्तों, पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने पर संशय था, लेकिन गुरुवार शाम को वे पटना पहुंच चुके हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी थे। एयरपोर्ट से उतरने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे पटना सिटी पहुंचे। इनके साथ सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी थे। सभी तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारा गए। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर पहुंचकर गुरुद्वारा में मत्था टेका और प्रार्थना की। इन सभी का गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से स्वागत किया गया। करीब 1 घंटे तक गुरुद्वारा में रहने के बाद वापस पटना के लिए निकल गए। इस दौरान मीडिया की टीम को गुरुद्वारा के अंदर जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 284 अंक टूटा बाजार, सेंसेक्स 63,238 पर हुआ बंद। इसके 30 शेयरों में से 20 में गिरावट। जी हां दोस्तों, गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 284 अंक फिसलकर 63,238 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सुबह सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स 78 अंक बढ़कर 63,601 के स्तर पर खुला था। सेंसेक्स के आज 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी आज 85 अंक की गिरावट देखने को मिली। यह 18,771 के स्तर पर बंद हुआ। पीएससी, एनर्जी, रियल्टी और आईटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं इंफ्रा, फार्मा, ऑटो शेयरों में दबाव रहा। मेटल शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में डेविस लेबोरेटरी, एल&टी और टाटा स्टील रहे, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के दाम में फिर आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, अगर आप सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 59,550 रुपए का हो गया। 1 किलोग्राम चांदी की दरों में भी मामूली तेजी आई और अब यह 71,500 रुपए पर बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 200 रुपए टूटा था, जबकि चांदी का दाम 800 रुपए लुढ़का। विदेशी बाजारों की बात करें तो विदेशी बाजार में सोना और चांदी में गिरावट रही, जो कि क्रमशः $1928 प्रति औंस अमेरिकी डॉलर और $22.53 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर लगाया था प्रतिबंध। कड़े विरोध के चलते 48 घंटे में वापस हुआ फरमान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी में होली फेस्टिवल मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गत 12 जून को पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार मनाया गया था। इस दौरान होली के रंगों में सराबोर होकर छात्रों के मस्ती करने के वीडियो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। इसे इस्लाम के लिए खतरा मानते हुए पाकिस्तान की सरकार ने यूनिवर्सिटी में इस तरह की गतिविधियों पर बैन लगा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना होने के बाद अब होली फेस्टिवल मनाने पर लगाए बैन को हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार मनाने पर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर खूब शोर शराबा और कड़ा विरोध किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान को अपने इस 20 जून के आदेश पर यू टर्न लेते हुए वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने अब अपने पूर्व आदेश को वापस लेने संबंधी पत्र को जारी कर दिया। आयोग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता सोहेल की ओर से 22 जून गुरुवार को नया आदेश पत्र जारी कर दिया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली के त्यौहार पर बैन लगाने के लिए कमीशन की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में होली के त्यौहार को मनाए जाने पर रोक लगाई जाती है ताकि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इस तरह की गतिविधि देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य से
पूरी तरह से हमें अलग करती है। ऐसा करने से देश की इस्लामिक पहचान पर असर पड़ेगा। वहीं दोस्तों आगे कहा गया था कि संस्कृति और धार्मिक विविधता समाज को एक दूसरे के प्रति सहनशील बनाती है। इससे अन्य धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान बढ़ता है। इसे हद से ज्यादा आगे ले जाए बिना एक नापे तोले तरीके से करने की आवश्यकता है। छात्रों को विदेशी हितों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है जो उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एनपीएस में मिल सकती है न्यूनतम 40 से 45% पेंशन। जी हां दोस्तों, देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। दो सरकारी कर्मचारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर्स ने बताया कि सरकार न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम एनपीएस के नियमों में बदलाव कर सकती है। यह कदम सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में एक कमेटी का गठन करने के बाद आया जो एक साल में नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है। अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40 से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ किया है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ नहीं लौटेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के पार आदि पुरुष। डोमेस्टिक कलेक्शन 260 करोड़ से ज्यादा। डायलॉग्स बदलने के बाद भी नहीं दिखा प्रभाव। जी हां दोस्तों, आदि पुरुष ने रिलीज के छठे दिन यानी कि बुधवार को 7.25 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इसमें 3.8 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन से आए। सिर्फ भारत में फिल्म ने अब तक 260.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 6 दिनों में 410 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि फिल्म का जो बजट है उसके हिसाब से इसका कलेक्शन कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। करीब 600-650 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो बम्पर की थी, लेकिन नेगेटिव रेस्पॉन्स की वजह से फिल्म का कलेक्शन धड़ाम से नीचे आ गिरा। दोस्तों बुधवार को फिल्म के मेकर्स ने टिकटों के रेट में थोड़ी कमी की है। मेकर्स को अनुमान है कि इसके चलते कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म के विवादित डायलॉग्स को भी बदला गया है। हालांकि ट्रेंड पंडितों का दावा है कि इन बदलावों से फिल्म की कमाई में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल गवर्नर ने चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पत्र लौटाया। 2 बार राजभवन बुलाया, नहीं आए तो एक्शन लिया। टीएमसी बोली यह संविधान के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। इससे 18 दिन पहले बुधवार को गवर्नर डॉक्टर शिवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त एसईसी राजीव सिन्हा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी। गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था, लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया। इससे पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। भाजपा ने भी सिन्हा पर टीएमसी का समर्थन करने का आरोप लगाया था। दोस्तों राजीव सिन्हा सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा और 3 अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी। अब उन्होंने उनका ज्वाइनिंग लेटर लौटा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। असम के 20 जिलों में बाढ़, 1 लाख से ज्यादा प्रभावित। बंगाल बिहार में 11 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, मानसून को आए हुए 15 दिन हो चुके हैं। अब तक यह आधे राज्यों में भी ठीक से नहीं पहुंचा है। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि आज और कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत 8 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। उधर दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में बाढ़ के हालात खराब हैं। 108 गांवों में 1,20,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा नलबाड़ी जिले में बाढ़ से 45,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी कि 22 से 26 जून तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के जमुई जिले में बुधवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की भी सूचना मिली है। मालदा में 12 बच्चे भी बिजली गिरने से घायल हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। हजारों भारतीयों का डेटा चोरी करके डार्क वेब में बेच रहे हैकर। जी हां दोस्तों, अपने लॉन्च के बाद से ही चैट जीपीटी छाया हुआ है। पूरी दुनिया में लोग इसके साथ साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें अकाउंट बनाकर इस चैट बॉक्स का इस्तेमाल अपने काम में भी कर रहे हैं, लेकिन कोई तकनीक चर्चा में आती नहीं है कि हैकर्स उसे टारगेट करने लगते हैं। चैट जीपीटी भी उससे अछूता नहीं है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी ग्रुप आईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा चैट जीपीटी
जीपीटी अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी चुराने वालों ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लोगों को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया। ये डेटा जून 2022 से मई 2023 के बीच का है, जिसमें कहा गया है कि हैक हुए अकाउंट्स में 40.5% अकाउंट एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हैं। वहीं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका दूसरे नंबर पर और यूरोप तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले रामायण धारावाहिक के निर्माता का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं रामायण धारावाहिक के निर्माता का नाम तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।